12वीं क्लास में आपको पता है हम थीम्स पे चर्चा कर रहे हैं और 3 थीम्स मतलब 3 किताबें हमें पढ़नी है जिसमें एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न तीनों कवर होने वाली है। आज उसी चर्चा का दूसरा चैप्टर हम देखने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। बात करें हम जब एक बड़ा एम्पायर टूटा, उसके बाद छोटे छोटे किंगडम्स आने लगे। इनमें पर्टिकुलरली साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में आपको चोला, चेरास और पांड्यास देखने मिलेंगे जो तमिलकम में थे। तमिलकम जो तमिलनाडु के आसपास का इलाका है वो हो गया। यहाँ पर आप देखिए चोला है, यहाँ पर पांड्यास और यहाँ पर चेरास जो केरला के साइड में थे। इसके अलावा जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में सातवाहन जो है वो अपनी पकड़ बना लेंगे, जिसमें सबसे पॉपुलर राजा जो है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी है। इनके बारे में आपको जानकारी होगी। और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो अफगान गांधार वाला इलाका था, वो उस वाले इलाके में नॉर्थ वेस्ट में और वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने मिलेगा कि साकास जो है वो अपनी पकड़ बनाएंगे, वो अपना किंगडम एस्टैब्लिश कर लेंगे। अब तमिलकम के बारे में समझ लेते हैं, ये कौन सा इलाका है। तो ये आज के समय में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला को मिलाएंगे तो ये तीनों इलाके मिलके तमिलकम हो जाता है, जहां पर आपको चेरा भी देखने मिलेंगे, चोला और पांड्यास भी देखने मिलते हैं। इसी समय जो तमिल संगम है उसकी बात करी जाती है, जिसमें पोएम्स वगैरह लिखी जाती हैं और पोएम्स में जो चीफ है उनके तरीके काम करने के, उनके रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, उनके रिसोर्स एक्वायर करने के तरीके के बारे में भी पोएम्स के फॉर्म में लिखा गया है। जैसे पोएम्स में लिखा जाएगा कि पावरफुल मैन जो हैं उनकी जो पोजीशंस हैं वो कैसी रहने वाली हैं, क्या वो हेरिडिटरी रहेंगी, मतलब उसके बाद उनके बच्चों को मिलेगी या नहीं मिलेगी। किनशिप से जो आपके भाई भतीजे उनसे आप कैसे सपोर्ट ड्राइव करते हो इसके बारे में दिया गया है। और भी जो रिचुअल्स हैं, जो भी परंपराएं हैं उनके बारे में बताया गया है। कोई डिस्प्यूट्स हैं कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं, लड़ाई होगी तो उसमें लीडरशिप किस तरीके से ली जाती थी, ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं इन किताबों में। अब जो चीफ है, जो हेड है, वो जो भी उनसे छोटे होंगे, सबॉर्डिनेट्स होंगे, उनसे गिफ्ट लेंगे और गिफ्ट लेने के बाद उनके साथ क्या होगा, गिफ्ट जो आ जाएंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाएगा, टैक्सेस कैसे कलेक्ट करे जाएंगे, आर्मी रेगुलर होती थी या नहीं होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया था जो तमिल संगम है उस समय पे। उनमें एक महत्वपूर्ण किताब है शिल्पादिक्रम। ये जो किताब है इसमें बताया गया है सेंगुटुवन के बारे में। ये जो सेंगुटुवन है ये जंगल जाता है और जंगल में जाके वहाँ के लोगों को हरा देता है और वहाँ के लोग जब हार जाते हैं तो इसको गिफ्ट्स और ट्रिब्यूट्स देते हैं। ये कहानी मिलती है आपको सेंगुटुवन की शिल्पादिक्रम में। तो शिल्पादिक्रम पिक्चर के बारे में आपको पता चल गया। इसके अलावा हम बात करें नॉर्थ वेस्ट में जो राजा थे, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हैं जो कुषाण रूलर्स थे, उनकी बात करते हैं। ये जो राजा हैं ये अपने आप को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करते थे। ये कहते थे कि मैं भगवान जैसा हूं, आई एम लाइक गॉड। अब जब कोई आदमी अपने आप को भगवान जैसा बोलता है तो वो कैसे प्रोजेक्ट करेगा, लोगों को कैसे मनवाएगा कि वो भगवान जैसा है। तो ये अपनी जो स्कल्पचर्स बनाएंगे उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करा करते थे कि भगवान ने ही इनको डिवाइन पावर दिया। जैसे मुगल्स भी कहते हैं कि हमें डिवाइन पावर है जिसकी वजह से हम रूल कर पा रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पर भी कही जाएगी इनके द्वारा, ये कुषाणों के द्वारा भी यही बात कही जाएगी। ये सिक्के बनवाएंगे, साथ में ये स्कल्पचर वगैरह भी बनवाते थे। ये दो इंपॉर्टेंट इनके प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। जैसे मथुरा के पास में एक जगह है, एक श्राइन है मात में, जहाँ पर आपको ये कुषाण रूलर जो है उनकी ये हेडलेस पूरा स्टैचू देखने मिलता है। ये सोने के सिक्के बनवाया करते थे और सिक्कों पे ये देवपुत्र या फिर सन ऑफ गॉड जैसी चीज़ें लिखते थे, या बड़े बड़े जो टाइटल्स हैं उसकी भी चर्चा किया करते थे अपने सिक्कों पे। अपने आप को ये भगवान के साथ या वैरायटी ऑफ गॉड्स के साथ ये आइडेंटिफाई किया करते थे। कुषाण्स के बाद हम चर्चा करें गुप्तास की, तो गुप्तास में आप देखें गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने फाउंड किया था। उसके बाद आप देखिए जो गुप्ता एरा शुरू होता है वो होता है चंद्रगुप्त वंश से। चंद्रगुप्त वंश से गुप्ता एरा शुरू होगा और फिर एक और इंपॉर्टेंट राजा आएंगे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, लेकिन नेपोलियन इनके बाद आया। कायदे से नेपोलियन को समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस कहना चाहिए था, वो ज़्यादा मज़ेदार होता, क्योंकि नेपोलियन तो बहुत बाद में आता है सीन में, समुद्रगुप्त तो बहुत पहले आके निकल भी गए। ये जो कॉन्क्विस्ट करते हैं और इनकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे वीणा बजाना शौक था इनका और भी चीज़ें हैं, उसके बारे में हमें इनके इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से पता चलता है। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त टू हैं, जिनको विक्रमादित्य का टाइटल, जो उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, यहाँ पर इनके 9 रत्न भी हुआ करते थे। और इन्हीं के कोर्ट में फाहिन जो चाइनीज ट्रैवलर है वो आया था। और यहाँ पर देखिए पूरा गुप्ता एम्पायर है। एक आपको मगध एम्पायर दिखा था जो नीचे भी था, लेकिन ये गुप्ता एम्पायर है ये थोड़ा सा छोटा है लेंथ में। नॉर्थ टू साउथ इसकी जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा एरिया इन्होंने रूल किया।
अब जैसे हमने मगध के बारे में इंडिका से या फिर अर्थशास्त्र से पता चला, उसी तरीके से हमें गुप्ता हिस्ट्री के बारे में पता चलता है लिटरेचर से। जो उनके कॉइन्स हैं उनसे पता चलेगा, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, मैंने आपको बताया था कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इसके अलावा राजा की तारीफें भी लिखी हैं जिसको प्रशस्ति कहते हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, ये इलाहाबाद में जो पिलर है उस पर लिखी गई है, हरिसेना के द्वारा लिखी गई थी, जो राजा समुद्रगुप्त हैं उनके लिए, जिसमें बड़ी बड़ी बातें हैं कि राजा के शरीर पर बहुत सारे घाव हैं। क्यों? क्योंकि राजा ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और भी बहुत सारी तारीफों के पुल बांधे जाते थे, उसको प्रशस्ति कहते थे। क्योंकि ये जो हरिसेना है ये पोएट हैं, कोर्ट पोएट हैं, और कोर्ट पोएट को अपनी सैलरी तो चाहिए, सैलरी राजा देगा, राजा की बुराई करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स पे नज़र मार लेते हैं, जैसे तक्षशिला इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट जगह हैं, जैसे शिशुपालगढ़ हमने देखा था मेजर रॉकेडिक्ट्स में। उसके बाद सुपारा देख लीजिए, 7 महनाज इस इलाके में है, वाकटका जिसके ऊपर आ गए। और भी जगहें देखिए, गुप्तास जो है वो यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं इस इलाके को। चोलास जो है वो साउथ में, चोला, चेरा और पांड्या ये साउथ में कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप देखें। नॉर्थ वेस्ट में आपको साकास देखने मिल गए, कुशानस जो है वो ऊपर हैं ही नॉर्थ के एरिया में, जो अपने आप को गॉड जैसा कहते थे और सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स को छपाया करते थे। आगे बढ़ें, चर्चा को आगे बढ़ाएं तो आप देखिए यहाँ पर जो किंग है उसका परसेप्शन चेंज होता है। इंपॉर्टेंट बात है, जो हिस्टोरियंस हैं वो जातक स्टोरीज, पंचतंत्र की स्टोरीज को लेंगे और उसके हिसाब से देखने का प्रयास करते हैं कि किंग का क्या परसेप्शन बनाया जाता होगा, किंग को किस तरीके से लिया जाता था उस समय। जो जातक स्टोरीज हैं वो पाली में लिखी गई हैं, और जातक स्टोरीज क्या हैं? पास्ट लाइफ जो होती है, बुद्ध की जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में बताया जाता है इन जातक स्टोरीज में। यहां पर एक गंड तिंडू जातक के बारे में बताया है, नाम काफी कठिन है, और भी जातक पढ़े हैं। वैसे ये एक अलग से जातक है जिसमें एक विकेट मतलब काफी दुष्ट राजा रहता है, उसकी कहानी बताई है। ये जो राजा है ये वेश बदल के जाता है अपनी जनता के बीच में, और जब ये जनता के बीच में जाता है तो जनता भारी बुराई करती है राजा की, अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, और अपना पूरा दुख सुनाती है और राजा को बड़ा कर्ज करते हैं, बड़ी तोहमत भेजते हैं राजा पे, और उसके साथ में अपना दुख सुनाते हैं कि दिन में हमें, रात में हमें जो लुटेरे हैं वो लूटते हैं, और दिन में जो टैक्स कलेक्टर हैं वो आके लूटते हैं। और इसी वजह से इन दोनों दिन और रात की मार से बचने के लिए लोग जो है वो गांव छोड़ के जा रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है वहां से भाग रहे हैं और जाके जंगल में रहने लगे, ताकि वो रॉबर्स और टैक्स कलेक्टर से बच सके। ये हमें जातक से पता चलता है। तो हमें पता चलता है कि राजा के बारे में या राजा का जो परसेप्शन था वो कैसा हुआ करता था। अब राजा के बारे में जब समझ में आ गया, थोड़ा सा हम बात करें इकोनॉमिक्स की, कि प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने का क्या फायदा होगा, स्टैंडिंग आर्मी हो जाएगी। स्टैंडिंग आर्मी के साथ क्या हो जाएगा, आप फीड कर पाएंगे स्टैंडिंग आर्मी को, तो आप बड़े बड़े साम्राज्यों पे भी जीत सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि प्लॉ का यूज करा जा रहा है एग्रीकल्चर में, हल का उपयोग होने लगेगा। हल का उपयोग होगा जो आपकी गंगा और कावेरी रिवर वैलीज है वहां पर। हल की जो टिप होने वाली है, अब जो हल है वो इस तरीके से होता है, आपको पता है, इसकी जो टिप है उसको लोहे का बना दिया जाएगा, जिससे ये जो इसका जो काम है, जो इफेक्टिवनेस है, इसकी पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ जो है और इसका जो काम है वो अच्छे से कर पाए। साथ में आप देखें ये एलुवियल सॉइल में यूज करा जाएगा, जहां पर हाई रेनफॉल होती है, तो वहां पर भी अच्छे तरीके से काम करेगा। जो धान की खेती है, जो चावल की खेती है, उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन का मेथड लगा लिया गया, कि मतलब पहले छोटे छोटे बीजों को पहले तो नर्सरी जैसी जगह पर उगाया जाएगा, उसके बाद उसको फील्ड में लगा दिया जाएगा। इसके साथ इरिगेशन के लिए कुएं, टैंक और कैनाल की व्यवस्था कर दी, नहरों की व्यवस्था कर दी, कुएं की या टैंक की भी व्यवस्था कर दी। तो इरिगेशन पे भी काम किया, जो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स है उस पर भी काम किया। ट्रांसप्लांटेशन के बारे में तो आप समझ ही गए हैं। आप देखिए पहले क्या होता था, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा सीड को, फिर उसके बाद जब वो सैपलिंग बन जाएंगी, थोड़ी थोड़ी जब कोपल जैसी आ जाएंगी उसके ऊपर, तो उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। जो वाटर लॉग्ड फील्ड्स है, पानी से भरी जो फील्ड होती है, उसमें डाल दिया जाता है। इसको आप कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में एक और एंगल है, वो ये है कि जो खेत है वो किसका होता था, वो खेत क्या फैमिली का होता था, उसको चलाता कौन था, ये सारी चीजें। यहां पर एक टर्म आता है गृहपति। गृहपति का मतलब वो है जो कि जमीन का ओनर हुआ करता था, जो हेड था हाउस होल्ड का या मास्टर था, और ये विमेन, चिल्ड्रन, स्लेव और वर्कर इन सबको कंट्रोल किया करता था। ये सबको एक ही घर में रख के इन सबको कंट्रोल करेगा और उनसे काम कराएगा। इसकी जमीन हुआ करती थी, इसके जानवर और भी चीजें, जिसका ये मास्टर हुआ करता था, जिसका ये मालिक हुआ करता था, और ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड को बिलोंग करती थी।
ये जो गृहपति है, ये कहीं ना कहीं ये जो टर्म है ये यूज़ किया जाता था स्टेटस को डिफाइन करने के लिए। कोई पर्टिकुलर अमीर आदमी है तो उसके स्टेटस को डिफाइन करने के लिए गृहपति यूज़ किया जाता था। और अर्बन एलिट्स जो होते थे, जो शहर में रहते थे पैसे वाले लोग, उनको भी कभी कभी गृहपति बुलाया जाता था। ये जो सामने लिखा है मनुस्मृति, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 1927 महार सत्याग्रह होता है, इसी मनुस्मृति को B.R. अम्बेडकर जला देते हैं। जलाते नहीं है, मेरे हिसाब से शायद फाड़ देते हैं। तो B.R. अम्बेडकर इस मनुस्मृति को फाड़ देते हैं महार सत्याग्रह के टाइम पे। उसी मनुस्मृति की हम बात कर रहे हैं। ये एक लीगल टेक्स्ट थी जिसमें अलग अलग प्रकार के रूल्स लिखे थे संस्कृत में। ये ब्राह्मण्स के द्वारा 2nd सेंचुरी BCE में लिखी गई। 2nd सेंचुरी BCE से 2nd CE तक, मतलब ये मान के चलिए एक किताब को लिखने में लगभग 400 साल लग गए। मनुस्मृति का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? ये राजा को एडवाइस करती थी बाउंड्रीज के बारे में। हर चीज का जो दायरा है वो बताने का काम मनुस्मृति किया करती थी। अब मनुस्मृति के बाद अगर हम बात करें जमीन की, कुछ लैंड ग्रांट्स की, और नए नए जो रिचुअल्स आ गए थे, जो अमीर लोग थे वो किस तरीके से रिचुअल्स फॉलो करते थे इनके बारे में। तो लैंड ग्रांट्स करने का काम कब आएगा? जब आप या तो दान दे रहे हैं, या फिर जो राजा है वो कभी कभी कमजोर हो जाता था, उस स्थिति में भी वो अपनी जमीनों को दान देता था। और इन जमीनों का जो दान है उसको रिटर्न कैसे करा जाएगा? आज तो हमारे यहाँ स्टैम्प पेपर होता है और पूरा जो है वो जोग्राफिकल कंप्यूटराइज सारा सिस्टम हो गया कि ये ज़मीन तुम्हारी, ये हमारी। लेकिन उस समय क्या, कोई कागज़ पत्थर तो होते नहीं थे, रजिस्ट्री तो होती नहीं थी। उस समय इंस्क्रिप्शंस होते थे। कुछ इंस्क्रिप्शन जो होंगे वो पत्थर पर लिखे जाएंगे, या फिर इस तरीके से जो कॉपर प्लेट है, ताम्र पात्र है, उसके ऊपर लिख दिए जाएंगे। ये पूरे जो होंगे यही नोट करने के लिए जो रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का, कि ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है ये हमने इनको दे दिया। इस तरीके से चीज़ें चलती थी। सबसे महत्वपूर्ण जो सिस्टम था लैंड ग्रांट का, ये यूज़ किया जाता था जब कोई राजा ब्राह्मण्स को लैंड दिया करता था स्कूल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, तब ये चीज़ें यूज़ करी जाती थी। इन ताम्रपत्र का यूज़ किया जाता था। ये जो इंस्क्रिप्शंस है मोस्टली आपको ये संस्कृत में देखने मिलेंगे या फिर लोकल लैंग्वेज में देखने मिलेंगे, जैसे तमिल या तेलुगु में भी आपको देखने मिल जाएंगे। ये जो ब्राह्मण्स को लैंड दिया जाता था उसको अग्रहारा कहा जाता था। और ये जो अग्रहारा का इलाका है, इससे आप लैंड रेवेन्यू नहीं ले सकते, इससे आप कोई टैक्स नहीं वसूल सकते। इसका जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका भी राइट होल सोल उस ब्राह्मण का होता था जिसको आपने वो जमीन दी है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर में भी राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आप देखिए लैंड ग्रांट जो है वो एक और तरीका था जिससे आप एग्रीकल्चर पे नए जो इलाके हैं उनको एग्रीकल्चर में ला सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने किसी ब्राह्मण को एक जंगल दे दिया, तो जंगल का क्या करेगा ब्राह्मण? तो जंगल के सारे पेड़ कटवा के वहां पर एग्रीकल्चर करने लगेगा। इन दैट केस अगर राजा चाहता है कि कहीं पर उसको अपना एरिया एक्सटेंड करना है तो उसको वो ग्रांट में दे दे और वहां पर एग्रीकल्चर शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा राजा जब सेंट्रली कमजोर होता था, जब सेंट्रल पावर कमजोर होता था, तो राजा के जो फिड्यूटरीज हैं, जो चीफ्स हुआ करते थे, सामंत कहते हैं जिनको, वो पावरफुल होते थे। उनको लैंड ग्रांट्स मिलने लगते थे। क्यों? क्योंकि राजा जब कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपनी स्टेट को, तो वो सामंत वगैरह को खुश करने के लिए, उनका एलिजेंस विन करने के लिए उनको ज़मीन देने लगेगा। और धीरे धीरे वो अपना खुद का एक स्टेट बना लिया करते थे, अपना खुद का किंगडम बना लिया करते थे। ये चीज़ होती आ रही है। जैसे आपको पता होगा जो चालुक्यास हैं उनकी फ्यूडिटरीज हैं राष्ट्रकूटा, इस तरीके से जो सर्कल है वो चलता ही रहता है। अब जो डोनेशन के लिए साइज है लैंड की, वो एरिया वाइज वेरी करती थी। मान के चलिए एक फर्टाइल लैंड है, तो अगर वो छोटा एरिया भी देंगे तो भी उससे जो ग्रोथ होगी वो अच्छी खासी हो जाएगी। और अगर कोई इनफर्टाइल लैंड है तो बड़ा सा टुकड़ा भी अगर ज़मीन का दे दिया जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप देखें जो रेसिपेंट है उस ग्रांट का, वहाँ पर भी वेरिएशंस आपको देखने मिलेंगे। उनके जो राइट्स होते हैं उस पर वेरिएशन होते हैं। जैसे ब्राह्मण है तो उसको ज़्यादा राइट्स दिए जाएंगे ज़मीन पे इन कंपैरिजन टू और कोई अगर उस ज़मीन को रिसीव करता है तो। यहाँ पर लैंड ग्रांट्स में एक इंपॉर्टेंट फीचर जो देखने वाला वो ये है, एक कहानी दी है प्रभावती गुप्त की, जो चंद्रगुप्त टू हैं उनकी बेटी थी, और इनकी शादी होती है वाकटक के राजा से। डेक्कन में इनकी शादी होती है, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय औरतों के पास ज़मीन या फिर लैंड रखना अलाउड नहीं था। इस तरीके की बात करी जाती है। औरतों को इंडिपेंडेंटली किसी ज़मीन या रिसोर्स को नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर यहाँ पर बताया जाता है ये जो प्रभा देवी है इनके पास ज़मीन थी, और ये ज़मीन जो है इन्होंने दान दी थी मंदिर बनाने के लिए, टेम्पल बनाने के लिए। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि या तो जो क्वीन है उनके ऊपर ये मनुस्मृति के लॉज जो हैं वो लगते नहीं थे, या फिर अगर मनुस्मृति के लॉ लगते भी थे
तो सबके ऊपर ये यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते होंगे। इस तरीके की बात समझ में आती है। गुप्तास के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा आते हैं जिनका नाम था हर्ष, और हर्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है हर्षचरिता से, जो कि लिखी गई थी हर्षवर्धन जो है वो बताते हैं अपनी हर्षचरिता में। ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी हर्षचरिता, और इसमें हमें हर्षवर्धन या फिर हर्षा के नाम से जिनको हम जानते हैं उनके बारे में पता चलता है। हर्षा की लड़ाई होती है पुलकेशन से, पुलकेशन से जब लड़ाई होती है हर्षा की, उसके बाद हर्षा कभी हर्षा नहीं रहते, मतलब उनकी जो खुशी है उसको पुलकेशन छीन लेता है। यहाँ पर जो बाणभट्ट किताब लिखते हैं हर्षचरित्र, इसमें हर्ष के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जो कन्नौज का इलाका है जिसके ऊपर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चालू हो जाता है हर्षा के बाद, उसके बारे में हमें पता चलता है, क्योंकि जो हर्षा है ये कन्नौज पर ही राज किया करता था। पाटलिपुत्र जो कि एक महत्वपूर्ण कैपिटल रहा है मगध एम्पायर के लिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करें तो शुरुआत में एक गांव था सामान्य सा, इसका नाम था पाटलीग्राम, जो आज पटना हो गया है, इसका नाम पाटलीग्राम था। 5th सेंचुरी में जैसे ही इसको कैपिटल बनाया जाता है, राजगृह से शिफ्ट होकर पाटलिपुत्र आते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे चेंज आने लगेंगे। ये 4th सेंचुरी आते आते तक लार्जेस्ट सिटी बन गई थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन एशिया के तौर पे देखी जाने लगी थी। और फिर उसके बाद जब कोई चीज़ ऊपर आती है तो फिर नीचे भी जाती है। उसी तरीके से पाटलिपुत्र का जो इंपॉर्टेंस है वो आगे बढ़ते समय के साथ गिरता जाता है और दूसरी इंपॉर्टेंट सिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 7th सेंचुरी सी तक आप समझ रहे हैं, 7th सेंचुरी सी मतलब ये 4th सेंचुरी, 400 साल यहाँ पर, फिर उसके बाद 0 पाएंगे, फिर 700 साल यहाँ पर, मतलब लगभग 1100 साल बाद जब पाटलिपुत्र में जुनजंग या फिर सुनसंग जब पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत छोटी पॉपुलेशन रह रही है। मतलब फिर से जो गांव वाली सिचुएशन से शुरू हुए थे 5th सेंचुरी बीसी में, वो फिर से गांव वाली सिचुएशन आ जाती है 1100-1200 साल बाद। इसके अलावा कुछ नई सिटीज भी डेवलप हो रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हर महाजनपद है उसका एक कैपिटल होने वाला है। सारे जो टाउन्स होने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टाउन्स होने वाले हैं, वो कमर्शियल रूट्स पे, कम्युनिकेशन लिंक्स पे होने वाले हैं डेवलप, क्योंकि उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हुआ करती थी या फिर ट्रेडिशनल वैल्यू हुआ करती थी। इस हिसाब से उनको रखा जाता था। जैसे पाटलिपुत्र जो है वो नदी पे की रूट पे पड़ता था, रिवरनाइन रूट थी उसकी। उज्जैनी जो है वो लैंड रूट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पुहर जो कि आपका यहाँ पर पड़ेगा चेन्नई के पास में, ये जो तमिलनाडु के एरिया में पड़ता है पुहर, ये इंपॉर्टेंट था। ये कोस्टल एरिया है, तो यहाँ से आप बे ऑफ बंगाल और आसपास के इलाकों में ट्रेड करेंगे। इसके साथ आप देखें मथुरा जो है वो कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और एज अ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर डेवलप हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हमें जान के रखनी है। सिटीज़ से बात आती है, सिटीज़ में लोग कैसे रहा करते थे। तो पहले तो जो राजा है या फिर जो बेस्ट नोबल्स हैं वो बढ़िया महल के अंदर रहेंगे, जो फोर्टिफाइड टाउन है, जो किला है, उसके अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा जो शहर होने वाला, जो टाउन होने वाला है, उसमें धोबी आपको मिल जाएंगे, कपड़े सीने वाले मिल जाएंगे। जो स्क्राइब्स हैं, जो बुक कॉपी करते थे, एक बुक को की एक और कॉपी बनानी है, इसका काम करना है, कारपेंट्री का काम करना है, या फिर बर्तन बनाने हैं मिट्टी के, सोने का काम, लोहे का काम, ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स, किंग्स, छोटे मोटे जो राजा है, उन सबको आप शहर में देख सकते थे। इसके साथ शहर में और कौन लोग रहेंगे, शहर में आपको मिलेंगे व्यापारी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्टिकुलरली जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हैं, जिनको आप गिल्ड या श्रेणीज भी कहते हैं, वो भी आपको देखने मिल जाएंगे शहर में। और सिर्फ शहर में, अब अगर हम बात करें, हमने मथुरा की बात की, उज्जैनी की बात की, पाटलिपुत्र की बात की, इस तरीके से जो व्यापार था सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पूरा भारत जो व्यापार है वो 6th सेंचुरी बीसी से ही रिवर और सी रूट्स के द्वारा आप देखेंगे सेंट्रल एशिया और उसके आगे भी फैल गया था। चाहे हम सिल्क रूट की बात करें या फिर जो पेपर का व्यापार और भी चीज़ों का व्यापार की बात करें, वो बहुत दूर दूर तक की जा रही थी। चाहे आप बात कर लीजिए अरेबियन सी की बात करें या फिर नॉर्थ या ईस्ट अफ्रीका की बात करें, वेस्ट एशिया, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, हर जगह पर व्यापार गजब के तौर से चल रहा था। यहाँ पर आप देखिए कुछ पॉपुलर मर्चेंट्स के बारे में बताया जाता है, जैसे मसतुवन, जो तमिल और सेथी और सातवाहनास प्राकृत में कहा जाता है, ये भी पॉपुलर व्यापारी आपको देखने मिलेंगे। ये देखिए तमाम सी रूट्स और लैंड रूट्स को भी पूरी तरीके से इस पूरे डायग्राम को एनालाइज करिए आप। यहाँ पर समझ में आएगा आपको कि पाटलिपुत्र है, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से आप जाइए बंगाल के आसपास से के इलाके से, उड़ीसा के आसपास के इलाके से, चेन्नई के आसपास के इलाके से, पुहर जो हो गया तमिलनाडु के आसपास के इलाका है, मुजरिश केरला के आसपास के इलाके से, हर जगह से आप देखेंगे रेवनाइन एज वेल एज सी दोनों को मिला के आपका ट्रेड चल रहा है। यहाँ तकोला, इस पूरे इलाके में जो आपका ईस्टर्न इलाका है, साउथ ईस्टर्न इलाका है, वहाँ पे भी व्यापार होगा, चाइना में भी होगा,
चाइना से होते हुए आप देखेंगे दूर दूर तक रोम तक के लिए व्यापार था। और माल भी क्या क्या जा रहा है ज़रा इस पे ध्यान दें आप। कपड़ा जाएगा, खाने का सामान जाएगा, आइवरी हाथी दांत निकलने वाले हैं, मेटल जाएगा, प्रेशियस स्टोन, डायमंड जाएंगे, ज्वेलरी जाएगी, रूबी जाएगी, सिल्क के कपड़े जाने वाले हैं, गुलाम जाने वाले हैं, मसाले जाने वाले हैं, टिम्बर की लकड़ी जाएगी, और टॉर्टोइस के जो शेल होते हैं, जो ऊपर का जो हार्ड शेल होता है, वो भी इतनी दूर दूर तक पहुंचने वाला है। किंगडम ऑफ अक्सूम, ये देखिए आप, ये जिबूती और आसपास का इलाका जो है वहाँ पर रेड सी है, वहाँ पर आप देखिए स्विस कैनाल नहीं बनाता, तो यहाँ पर ये रेड सी से होकर जाएंगे, फिर यहाँ पैदल चलेंगे, अलेक्जेंड्रिया जो इजिप्ट में है यहाँ से पैदल चलेंगे, फिर इसके बाद मेडिटेरेनियन पहुँचेंगे। तो इतना लंबा ट्रेड एंड कॉमर्स का रूट डेवलप कर लिया गया था। सामान आपको मैंने बता ही दिया क्या क्या भेजा जाता था, और ये सारा सामान भेजा जाएगा रोमन एम्पायर तक जाएगा, अरेबियन सी से होता हुआ मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचेगा। सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, और ये भी 6th सेंचुरी BC में आते हैं। अलग अलग राजा अलग अलग सिक्के बनवाएंगे, चाहे सिल्वर की बात करें, कॉपर की बात करें, अलग अलग सिक्के आपको देखने मिलेंगे। ये जो स्टडी होती है, सिक्कों की जो जानकारी और स्टडी करते हैं, उनको न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। ये स्टडी करेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे कि सिक्के कहाँ यूज़ करे जाते थे, किस कमर्शियल नेटवर्क में इनका यूज़ हुआ करता था। ये जो सिक्के हैं ये राजा इशू करेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स या बैंकर्स हैं वो भी सिक्कों को इशू किया करते थे। और सिक्के जो हैं वो मेल्ट करके कास्ट नहीं करे जाएंगे, एक पत्ता लिया जाएगा मेटल का और उसके ऊपर पंचिंग कर दी जाएगी। ये देखिए पंच मार्क्ड कॉइन्स हुआ करते हैं। आज जो आप देखेंगे कास्टेड कॉइन्स होते हैं, तो जो सांचा होता है उसमें मेटल को पिघला के डालते हैं और शेप आ जाता है। यहाँ पर आपको पंच देखने मिलेगा। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स का यूज़ हो रहा है। पहली बार सोने के सिक्के यूज़ करने का काम 1st सेंचुरी कॉमन एरा में कुशानों ने किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। और कॉइन्स का जो काम है वो शुरू किया था इंडो ग्रीक के द्वारा। 2nd सेंचुरी BC में आप देखेंगे जो कॉइन्स का काम है ये शुरू किया गया था, जिसमें इमेजेस और नेम्स का यूज़ करा जाता था, वो इंडो ग्रीक्स ने बनाए थे। कॉइन्स तो आपको 6th सेंचुरी से देखने मिलेंगे, लेकिन नेम और इमेजेस का जो काम है, नेम एंड इमेजेस पंच करने का जो शुरुआत हुआ वो इंडो ग्रीक से होता है। और 1st सेंचुरी कॉमन एरा में कुशान आते हैं, सोने के सिक्के लेके आते हैं। जो रोमन कॉइन्स हैं उनको जो इकट्ठे करके एक उसमें भर लेते हैं। होड आपने सुना होगा, हांडी रहती है, उसके अंदर सोना वोना चांदी वगैरह भर के मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, उसको होड्स कहते हैं। तो जो होड्स हैं वो साउथ इंडिया में मिले हैं, जिसमें रोमन कॉइन्स मिले हैं। साथ में जो ट्राइबल रिपब्लिक्स हैं, जैसे पंजाब में एक रिपब्लिक थी जिसको आप युद्धेश कहते हैं, उसके अलावा हरियाणा में भी कॉइन इशू करने का काम होता था। मतलब ट्राइबल्स में भी कॉइन बहुत पॉपुलर थे। ऐसा कहा जाता है गुप्ता रूल के टाइम पे जो गोल्ड कॉइन्स थे उनकी प्योरिटी बहुत ही गजब की थी। मतलब 24 कैरेट का सोने का सिक्का आपको देखने मिल जाएगा, इतने प्योर क्वालिटी के आपको गोल्ड कॉइन्स देखने मिलते थे। न्यूमिस्मैटिक्स की चर्चा हमने कर ली कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है, और जो कॉइन्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाते थे, पंच कॉइन्स कैसे बनते हैं, और कास्टेड कॉइन्स जो आज के आप सिक्के देखते हैं वो होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो 6th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास की बात है ना, इस समय जो इकोनॉमी थी वो क्राइसिस में थी। और ये इकोनॉमी क्राइसिस में है, ये कहाँ से ये पता लगाते हैं, ये इससे पता लगाते हैं कि जो गोल्ड कॉइन है उनकी जो संख्या है वो कम हो गई थी। अब गोल्ड कॉइन की संख्या कम होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर से व्यापार होता था वो डिक्लाइन हो गया, उसकी वजह से नुकसान होने लगा और सोने के जो सिक्के हैं वो गायब हो गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नए टाउन्स आए और जो नेटवर्क ऑफ ट्रेड जो है वो बढ़ा, उसकी वजह से हो सकता है कि सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होने लगे, बहुत ज़्यादा करेंसी में यूज़ होने लगे, जिसकी वजह से लोग उसको होल्ड नहीं कर पाते थे, इकट्ठे नहीं कर पाते थे, और इसकी वजह से गोल्ड कॉइन जो है वो कम दिखते थे। तो कम दिखने की अलग अलग वजह बताई जाती हैं। व्यापार की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पर व्यापार में एक इंपॉर्टेंट जगह जो है वो है मालाबार कोस्ट, जो कि आज आप केरला के पास जो मुजरिस मैंने अभी दिखाया उस इलाके की बात करी जा रही है। इसके ऊपर एक किताब है द फेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। अभी जो इरिथ्रियन सी है, आज के समय की जो इरिथ्रियन है, ये कहा जाता है कि जो मेडिटेरेनियन सी है वही इलाका पूरा जो है, सॉरी जो रेड सी है उसको ही इरिथ्रियन सी कहा जाता था ग्रीक्स के द्वारा, लेकिन आज की जो इरिथ्रियन सी है आप देखेंगे तो अलग से आपको दिख जाएगा। पेरिप्लस का मतलब जो होता है वो होता है कि आप सेल कर रहे हैं, व्हेन यू सेल अराउंड दैट्स कॉल्ड पेरिप्लस इन ग्रीक। तो इस किताब में केरला का भी जो कोस्ट है, जो मालाबार कोस्ट है, उसका जिक्र किया गया है। इसके साथ में इंस्क्रिप्शंस की बात हम करें तो इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं, चाहे वो पिलर के फॉर्म में हो या फिर मेटल पे लिखे गए हो या फिर बर्तनों पे लिखे गए हो या फिर पत्थर पे लिखे गए, इन सब पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अचीवमेंट्स हैं, उन सबको नोट करा जाएगा। जैसे आप भी है कागज़ पे लिख देते हैं कि आज फला तारीख को मैंने फला किया, या इस तरीके की चीज़ें
उस समय पे ये पत्थर पे या फिर पॉटरी पे या किसी भी मेटल पे किया जाता था। आपने देखा होगा कभी कोई नेता नई बिल्डिंग अगर खुलवाता है तो उसमें शिलान्यास होगा, उसमें उसका नाम लिखा जाएगा कि फला फला के द्वारा इतने पैसे दिए गए या इस समय आके उद्घाटन किया गया, वो सारी चीजें। उस समय भी कोई अलग नहीं था, बताशे बटोरने का काम उस समय भी होता था। तो जो किंग्स हैं वो सब अगर डोनेशन देंगे या फिर जो मैन या वेमेन जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में डोनेशन देंगे तो वो अपना नाम वगैरह पत्थर में लिखवा दिया करते थे। वो इंस्क्रिप्शंस बन गए उस समय के। साथ में आप देखेंगे जो शुरुआती दौर के इंस्क्रिप्शंस है वो आपको प्राकृत भाषा में देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो सामान्य आदमी है वो प्राकृत भाषा समझता था और इसीलिए प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया। अब ये पता कैसे चला कि प्राकृत में लिखा है? तो ये पता चला आपको एपिग्राफी से, जो कि स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन की। तो न्यूमिस्मैटिस्ट सिक्कों को पढ़ता है, एपिग्राफिस्ट जो है वो पढ़ता है इंस्क्रिप्शंस को। यहां पर एक महान एपिग्राफिस्ट का नाम दिया है जेम्स प्रिंसिप। ये ईस्ट इंडिया के लिए सिक्के बनाने का काम किया करते थे और ये पता लगाते हैं कि जो ब्राह्मी और करुष्टी जो है 1838 में इसके बारे में पता लगाते हैं। ये अशोक के इंस्क्रिप्शन को देखते हैं और उसमें इनको पता चलता है कि जो पियादासी लिखा है प्लेजेंट टू बिहोल्ड, ये अशोक के लिए लिखा है और ये प्रिंसिप पता लगाते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको पढ़ते हैं अशोक और प्रिंसिप और इसके बारे में पता लगाते हैं कि अशोक के बारे में बताया गया है और यहीं से वो डिसेफर करते हैं ब्राह्मी को। ये जो स्क्रिप्ट है ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की मदर के तौर पे देखा जाता है कि जो ब्राह्मी है सारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इससे डिराइव करी गई है। ये जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं ये अलग अलग पंडित वगैरह का सहयोग लेंगे और उसके बाद ये पता लगाते हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में और इसको डिसेफर करते हैं। अब इससे बात आती है ब्राह्मी तो समझ गया, खरोष्टी को कैसे पढ़ा था? तो खरोष्टी जो है वो नॉर्थ वेस्ट के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें यूज करी गई है। साथ में जो इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स हैं उसमें भी आपको खरोष्टी देखने मिलेगी और यहाँ पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करा जाता है। यहाँ पर एक लेटर को कंपेयर करा जाएगा दूसरे से, जैसे खरोष्टी जो इंस्क्रिप्शन है उनको प्राकृत से कंपेयर करा जाएगा और उसके बाद कंपैरिजन के बाद इसको डिसिफर करा जाता है कि आखिर क्या लिखा है। और इसकी वजह से जो लंबे लंबे सेंटेंस जो इंस्क्रिप्शन पे लिखे थे वो भी पढ़ना आसान हो गए। अब इससे बात आती है कि जो एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियंस हैं ये जो इंस्क्रिप्शन में से एविडेंस निकालते हैं कैसे काम करता है। जैसे अशोक का नाम दिया गया है तो अशोक डायरेक्टली नहीं लिखा है कहीं इंस्क्रिप्शन में, आप देखेंगे तो ये लिखा गया है या तो देवनाम प्रिया या फिर पियादासी। तो देवनाम पिया या फिर पियादासी, प्लेजेंट टू बिहोल्ड या फिर बिलव्ड टू गॉड, इस तरीके के शब्द यूज किए गए हैं अशोक के लिए। इन सारी चीज़ों को आपको डिराइव करना पड़ेगा, इससे समझ में आता है कि कौन कौन से टाइटल यूज किए हैं और उस हिसाब से आपको और भी चीज़ें समझ में आती हैं। उन्होंने कंटेंट को, स्टाइल है, लैंग्वेज है या फिर पेलिग्राफी जो है उसको भी स्टडी किया, जिस तरीके से लिखा गया था उसको स्टडी किया, जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको स्टडी करा। एपिग्राफिस्ट जो है उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया और उसके बाद ये कंक्लूड करते हैं कि जो देवनाम पिया लिखा है या फिर पियादासी लिखा है ये किंग अशोक के लिए लिखा है या फिर एक जो कॉमन पर्सन है उसको रेफर करने के लिए ये इंस्क्रिप्शन में लिखा है। तो ये सब चीज़ें हिस्टोरियंस, एपिग्राफिस्ट ने निकाली। पर दिक्कत यहाँ पे एक और है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि बहुत से इंस्क्रिप्शंस तो बचे ही नहीं हैं। कुछ जो बचे हैं उनकी जो एनग्रेविंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेंट हो गई हैं। कहीं पर कोई लेटर है वो मिसिंग है, कहीं पर आप देखेंगे जो आधा है आधा टूट गया है, आधा मिसिंग है। जब आधी चीज़ है तो उसको पढ़ेंगे कैसे, उसको आप डिसेफर कैसे करेंगे? इसके अलावा आप देखें तो सारे जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं उन सबको आपने डिसेफर नहीं कर पाए अभी तक, और डिसेफर नहीं हुए हैं, पब्लिश नहीं हुए हैं और ना उनको ट्रांसलेट किया है। बहुत से तो ऐसे हैं जो कि समय के साथ खत्म हो गए, शायद कपड़े पे लिखे होंगे या पाम पे लिखे होंगे, जो पाम लीव्स हुआ करती थी, या फिर लकड़ी पे लिखे होंगे, जिसकी वजह से वो अब सर्वाइव भी नहीं करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए 11वीं सेंचुरी में तमिल और संस्कृत इंस्क्रिप्शंस जो लिखे गए थे वो देखने मिल रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं कहीं पर फेंट भी हो गए हैं, ये भी दिक्कत है। जो समय की मार है वो भी आपको देखने मिलती है। इसके साथ में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, उसके बारे में आपको कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है, दुख या सुख जो डेली एग्जिस्टेंस में होते थे उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है। बहुत सी कॉमन लोगों के बारे में जो सामान्य लोगों की जिंदगी होती थी उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती है। लोगों का क्या परसेप्शन हुआ करता था राजा के बारे में या फिर और भी जो चीजें हैं उनकी जानकारी नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लिमिटेड मिलती है। राजा के क्या एजेंडास थे, क्या डोनेशन किया, क्या गोल था, ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो और ज़्यादा क्लियर पिक्चर बना सकती थी या हेल्प कर सकती थी बनाने में हिस्ट्री के, वो चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे आप देखिए ये कॉपर प्लेट, ये ताम्र पत्र पे इंस्क्रिप्शंस आपको देखने मिल रहे हैं कर्नाटका में। ये 6th सेंचुरी कॉमन एरा के हैं।
तो इस तरीके से भी इंस्क्रिप्शंस कर दिए जाते थे। ये लंबे समय तक के लिए रहते थे, टिकाऊ थे। तो यहां पर चर्चा खत्म होती है। सवाल आपके सामने है, स्लाइड को पॉज करें और परंपरा अनुसार इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। सवाल थोड़ा कठिन है, टेढ़ा है और इस तरीके के सवाल कम आते हैं, लेकिन सवाल तो सवाल है। सवाल है कि जो संगमेरा है इसमें स्लेव्स को किस तरीके से मेंशन किया जाता था। तो ये सीधा सवाल है, इसका मैं जवाब आपसे शेयर करता हूं। इसका आंसर है अडिमई। अडिमई स्लेव्स को कहा जाता था संगम तमिल में। दूसरा सवाल है, डैश पर एलेबरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इन फर्स्ट मिलेनियम बीसी। हमने दूसरी स्लाइड में ही चर्चा कर ली थी कि जो स्टोन के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, जो बरियल प्लेसेस हुआ करते थे, फैमिली बरियल्स भी हुआ करती थी, उसको आप मेगालिथ कहते थे। बड़े बड़े पत्थरों का यूज करा जाता था। और यहाँ पर स्टोन स्ट्रक्चर्स की बात करी, एलैबोरेट मतलब बड़े बड़े, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है बी, मेगालिथ्स। तीसरा सवाल है, डैश वॉज ओनर मास्टर हेड ऑफ हाउस होल्ड। अब यह चीज भी आपको बताया था मैंने कि जनरली जो आपके अर्बन एलाइट्स होते थे उनको भी कभी कभी इस शब्द से संबोधित किया जाता था, रेफर किया जाता था, और वो है गृहपति। तो यहां पर आपका आंसर हो जाता है डी, गृहपति। यहां पर चैप्टर नंबर 2 की चर्चा समाप्त होती है। ये चैप्टर लंबा चौड़ा था, इसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थोड़ी सिलेक्टिव थी। मिलते हैं आपसे तीसरे चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।